हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, DSSB की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो और अच्छे से आपको तैयारी करने की जरूरत है। संभव बैच स्टार्ट किया गया है, जो कि आपकी DSSB TGT सोशल साइंस की तैयारी के लिए तत्पर है। और सिविक्स की आज क्लास नंबर 4 है। इसके अलावा जीए की क्लासेस भी चल रही है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और प्लेलिस्ट जो है उन पर क्लिक करना है। आपको सारी की सारी वीडियोस वहां पर मिलती चली जाएंगी, जो भी वीडियोस अपलोड होती चली जाएंगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, यानी कि जन संघर्ष और आंदोलन। तो यहाँ पर क्लास नंबर 1, 2, 3 जो है वो आप देख सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में, जो कि आपको यहीं पर ही संभव बैच के नाम से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही में पोस्टर एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर ओवरव्यू में हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन में हमारे जो चैप्टर है, हमारा जो ये टॉपिक है, इसका नाम है पॉपुलर स्ट्रगल्स। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट चैप्टर, ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी स्टेटमेंट बेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अंडरस्टैंडिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा का पूरा चैप्टर रट के जाएंगे, नहीं। आपको अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी साथ में साथ। और ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप कब होगी, जब आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को कनेक्ट करके समझेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 1 था वो आपका पावर शेयरिंग था। और पावर शेयरिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक कंट्री में जो पावर होती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो पावर होती है उसको बांट दिया जाता है। और अगर सही तरीके से बांटा जाए उसको, तो फिर क्या होगा, देश में यूनिटी रहेगी, नहीं तो देश विखंडन की तरफ बढ़ चलेगा, है ना। दूसरे हमने बात की थी फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद। तो संघवाद में हमने एक तरीके से देखा जाए तो संघवाद पावर शेयरिंग का ही एक रूप है। और ये आपका वर्टिकल टाइप है पावर शेयर करने का। इसमें यानी ऊर्ध्वाधर आपका एक पावर शेयर करने का एक तरीका है, ऊर्ध्वाधर। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, फिर आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, उसके बाद आपका आता है लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि आपका पंचायती राज हो गया, या फिर नगर पालिका नगर निगम हो गया, या आपका आता है लोकल गवर्नमेंट। तो ये हमने चैप्टर में सारी चीजें अच्छे से डिस्कस की थी। और ये आपको पता चला है कि पावर शेयरिंग क्या होता है। फिर पता चला कि फेडरलिज्म भी पावर शेयरिंग का एक टाइप है। और फिर हमने डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी ये पढ़ा था। इसमें पढ़ने के बाद हम 4th वाले चैप्टर को अच्छे से इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। डेमोक्रेसी अच्छे से क्लियर है हमें क्या होती है, लोगों का शासन है। लेकिन डाइवर्सिटी क्या है, ये लोगों का शासन तो है, लेकिन लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होती है सरकार से। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम सभी लोग अपनी सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार हमारी डिमांड्स को सुने, हमारे लिए जो हित में हो हमारे, उसी के ऊपर ही कानून बनाए, तभी तो हमारी सरकार हुई। नहीं तो ये तो राजा वाला रूल ही हो गया एक तरीके से, कि हमारी सरकार है लेकिन रूल ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि हमारा कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है और हमारे हित में ही नहीं है। तो फिर डाइवर्सिटी यानी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी जो भाषा है, लैंग्वेज है और कल्चर है बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन डिफरेंट कल्चर के ऊपर अगर आप किसी एक ही चीज को थोप देंगे तो वो उनका कल्चर एकदम खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, संघर्ष शुरू होगा। तो इस चैप्टर के बाद हमारा ये वाला चैप्टर आता है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, यानी कि ये जो बहुत बड़े लेवल के जो आंदोलन हुए, जो कि स्ट्रगल्स हुए, ना कि इंडिया में, इंडिया के बाहर भी देशों में देखने को मिले, लेकिन सिमिलैरिटी ये थी कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, है ना। तभी तो संघर्ष कर पाए, तभी तो आंदोलन कर पाए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही संघर्ष जो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि डाइवर्सिटी का जो सम्मान है वो किस तरीके से एक कंट्री को करना चाहिए। और जब ये सम्मान नहीं होता या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, लोगों की डिमांड्स को नहीं माना जाता, तो फिर लोग अपनी तरीके से हिस्सेदारी दिखाते हैं, जो कि आपका जन संघर्ष यानी कि स्ट्रगल करते हैं और आंदोलन छेड़ देते हैं ताकि उनकी डिमांड्स को माना जाए। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब चल लेते हैं अपने चैप्टर पर। और ये जो आपका हिस्सेदारी की बात है ना, अपना पार्टिसिपेशन देने की बात आम नागरिकों द्वारा या फिर सरकार द्वारा, तो ये सब हम देखेंगे यहाँ पर इसी चैप्टर में। प्रत्यक्ष तरीके से किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है और अप्रत्यक्ष तरीके से किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट है लेकिन गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, वो हम इसमें देखेंगे। 2 स्टोरी देखेंगे हम। एक देखेंगे यहाँ पर नेपाल की स्टोरी और दूसरी स्टोरी जो होगी वो देखेंगे हम बोलीविया की स्टोरी। ठीक है, बोलीविया। तो ये इंडिया है हमारा प्यारा, और ये है हमारे इंडिया के पास ही एक छोटा सा देश नेपाल, है ना। ये है नेपाल जिसकी स्टोरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये है अमेरिका। और अमेरिका कौन सा, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का देश है जिसका नाम क्या है, बोलीविया, है ना।
तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी स्टोरीज। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए। इसके अलावा जो अदर क्लासेस हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो नेपाल की स्टोरी में सबसे पहले हम किस चीज की बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि वहां पर दिक्कत क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई थी। इससे पहले हम बहुत सारी कंट्रीज देख चुके हैं, जैसे कि चैप्टर 1 जो था हमारा पावर शेयरिंग, उसमें हमने श्रीलंका की बात की थी कि वहां पर क्या सिचुएशन देखने को मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर बेल्जियम की हमने बात की थी कि बेल्जियम जो है उसमें सत्ता का बंटवारा जो हुआ था उसमें सरकार का क्या रोल रहा था। दोनों की सिचुएशन अलग थी। सेम यहाँ पर नेपाल में देखेंगे यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, ये हम देखेंगे जनसंघर्ष के लिए। तो नेपाल की कहानी में सबसे पहले 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पर देखने को मिली। इससे पहले राजा का रूल चल रहा था, पॉलिटिक्स जो थी वो स्टेबल नहीं थी, यानी वहां पर ठहराव नहीं था, कभी कुछ दिक्कत हो रही है कभी कुछ दिक्कत हो रही है। लेकिन फाइनली इसीलिए ये जो है इसको नेपाल कह सकते हैं कि तीसरी लहर के देशों में उस वक्त लोकतंत्र स्थापित हुआ था, तो इसको तीसरी लहर कहा जा सकता है। लोकतंत्र की तीसरी लहर में नेपाल भी शामिल था, मतलब कि ये वो टाइम था 1990s के आसपास का, जिसमें कि इस वक्त में जितने भी देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई उसी को हमने क्या बोला है, लोकतंत्र की तीसरी लहर के देश, है ना। जो देश इस समय में लोकतंत्र को जिन्होंने एक्सेप्ट किया या फिर वहां पर उसकी स्थापना हुई। अब हुआ क्या था, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, राजा का जो रूल था वो था, लेकिन उस तरीके से नहीं था। मतलब राजतंत्र तो था लेकिन औपचारिक रूप से राजा था, राजा प्रधान था, लेकिन वास्तविक जो सत्ता थी वो अब लोगों के पास थी, यानी लोग अपने जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके थ्रू अब सरकार चल रही थी। तो यहाँ पर पीएम का पद भी था, राजा भी था, लेकिन वो बात नहीं थी जैसे सिर्फ राजतंत्र होता है। तो आप एक चीज यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, ये दो शब्द हैं, आपको ये पता होने चाहिए एक सोशल साइंस के टीचर होने के नाते और एक नॉर्मली भी। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, ये एक शासन व्यवस्था है, यानी रूल करने की एक व्यवस्था है। किसी भी कंट्री में ये हो सकती है जिसमें क्या होता है, रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल, यानी शासन किसका होगा, लोगों का शासन होगा। लोग ही अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, उनके लिए ही शासन होगा और उनका ही शासन होगा। लेकिन रिपब्लिक क्या है, इसमें है कि जो अभी भी एग्जिस्ट करता है तंत्र वो कौन सा है, तो यहाँ पर है हमारा गणतंत्र, यानी लोगों का शासन, लोगों की सत्ता। यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजा या रानी रूल जो है वो खत्म हो चुका है, तो वो कंट्री कहलाती है आपकी गणतंत्र यानी रिपब्लिक। आप जिस भी कंट्री के पीछे अभी अगर आप गूगल करेंगे और देखेंगे रिपब्लिक कंट्रीज कौन कौन सी है, तो आपको सारी दुनिया की सारी कंट्री रिपब्लिक नजर नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज के बाद में या स्टार्टिंग में ये रिपब्लिक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारे इंडिया में भी रिपब्लिक देखने को मिलता है और नेपाल में भी रिपब्लिक वर्ड देखने को मिलता है ना। तो रिपब्लिक का मतलब अपने आप में ये है कि हमारे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ प्योरली लोगों का रूल है, राजा का कोई भी हमारा पार्टिसिपेशन अब नहीं रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ये नेपाल की कहानी कि नेपाल में कब राजतंत्र पूरी तरीके से खत्म हुआ, कब सही तरीके से संविधान लागू हुआ, वो सब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो नेपाल में हमने भी देखा कि जो राजा का रूल है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मतलब वहां चुने गए जो प्रतिनिधि थे वो भी पूरे तरीके से रूल कर रहे थे। लेकिन समस्या क्या आई, समस्या ये आई कि राजा जो थे उनका नाम था वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र ने ये लोकतंत्र जो है इसको एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन जो बाकी राजतंत्र को मानने वाले जो और सगे संबंधी थे वो इस चीज को बिल्कुल भी पचा नहीं पाए, उनको ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, क्योंकि वीरेंद्र ने जो है राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र बनने का जो सफर था वो तय कर लिया था, यानी वो समझ चुका था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर यहाँ पर लॉ का रूल हो जाए तो उसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इसी चीज की वजह से उसको भुगतना पड़ा और बेचारे की का मर्डर कर दिया गया। ठीक है, तो एक मिस्टीरियस मर्डर था जिसके बारे में कुछ कहा जाता है कि घर के ही कुछ लोग थे, कुछ रिलेटिव्स वगैरह भी हो सकते थे, शायद ऐसा हुआ हो। तो वहां पर इसके बाद, इनके मर्डर के बाद ज्ञानेंद्र नाम से नए राजा को जो सत्ता है वो संभालने के लिए उसके पास आ गई थी। लेकिन ये जो था ये लोकतंत्र का बिल्कुल विरोधी था, ये लोकतंत्र में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। तो जब बिलीव ही नहीं करेगा तो उस शासन को बने कैसे रहने दे सकता था, है ना। यहाँ पे इस पेज को थोड़ा सा हम हटा देंगे, अब दोबारा से देखेंगे। ज्ञानेंद्र जो था वो लोकतंत्र के अगेंस्ट था, इसलिए उसने क्या किया, जो सरकार थी उसको भंग कर दिया। ठीक है, यानी कि जो प्रधानमंत्री था उसको उसके पद से हटा दिया गया और सरकार को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया। ये बात है 2005 की फरवरी की, ठीक है, फरवरी की बात है। तो लोगों ने इस चीज के बहुत ज्यादा वो अगेंस्ट रहे, उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कंट्री जो है हालत खराब होने वाली है। तो इस ज्ञानेंद्र की बात
को जवाब देने के लिए लोगों ने क्या कहा, इन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, या कह सकते हैं कि जन आंदोलन का रास्ता चुना, और वो इन्होंने स्टार्ट किया उसका सफर 2006 में अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल 2006 से इन्होंने जन संघर्ष जो है उसकी जर्नी इन्होंने शुरू करी, और जिसका पर्पस क्या था, जिसका उद्देश्य क्या था, एक अपने जो देश में शासन व्यवस्था है, यानी जो रूल करने का जो सिस्टम है उसको चेंज करना। जैसे कि अब फिर से राष्ट्रतंत्र आ गया था, लेकिन ये क्या लाना चाहते थे, ये चाहते थे लोकतंत्र की बहाली। ठीक है, तो लोकतंत्र को वापस लाना चाहते थे यहाँ के लोग, इसलिए जो है उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। आगे क्या हुआ, नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष देखने को मिला। संसद के 7 बड़े समूह जो थे, यानी पार्लियामेंट के 7 बड़ी जो पार्टीज थी, उन्होंने एक अलायंस बना लिया और इसको नाम दिया गया SPA, यानी 7 पार्टी अलायंस। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता था, सप्तदलीय गठबंधन। सप्तदलीय गठबंधन इसको कहा जाता था, क्योंकि इसमें 7 जो पार्टी थी वो मिलकर इसका लोगों का एक तरीके से लीडरशिप कर रही थी या प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के लिए बंद का ऐलान किया गया, यानी इन्होंने स्टार्ट किया किससे, 4 दिन के लिए हम स्ट्राइक करेंगे मिलकर। और जल्द ही माओवादियों ने भी उनका सपोर्ट किया। हालांकि माओवादी लोकतंत्र के अगेंस्ट थे, लेकिन वो जो व्यवस्था उस वक्त चल रही थी वो उसके भी अगेंस्ट थे। तो माओवादियों ने भी यह दल इस दल में शामिल हो गया, यानी SPA में शामिल हो गया माओवादी दल भी। अब बात आती है कि माओवादी कौन होते हैं। ठीक है, तो माओवादी को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड है, चीनी क्रांति आपने सुना होगा, यानी चीन की क्रांति, चाइना में जो क्रांति हुई थी उसकी जो नेता थे, जो बहुत बड़े नाम से जाने गए, इनका नाम था माओ। ठीक है, तो माओ की जो विचारधारा को मानने वाले लोग थे वही कहलाते हैं माओवादी। ठीक है, तो माओवादी विचारधारा को मानने वाला ये साम्यवादी ग्रुप था नेपाल का। ठीक है, जो कि इस पार्टी की मतलब माओवादी की जो विचारधारा है उसको फॉलो करता था। वाद जहां पे शब्द आ जाएगा वहीं पर हो जाएगा आइडियोलॉजी, यानी विचारधारा। ये किसी की भी विचारधारा हो सकता है, गांधीवादी होगा तो गांधी जी की विचारधारा, है ना। तो यही वाली बात है, माओ की विचारधारा को मानने वाला ग्रुप था ये साम्यवादी। और मेनली माओवादी किस चीज पर बिलीव करते थे, किसान और जो मजदूर थे इनके शासन की बात करते थे देश में, और बोलते थे कि जो विद्रोह है वो सशस्त्र होना चाहिए, यानी आप आराम से अगर विद्रोह करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्रांति लानी पड़ेगी, सशस्त्र विद्रोह करना पड़ेगा। तो ये इसके हिसाब से उस पूरी सत्ता को ही हटाने की बात करते थे माओवादी। तो एक तरीके से माओवादी जो ग्रुप था नेपाल का वो शामिल हो चुका था SPA में। ठीक है, तो सपोर्ट SPA को इनका भी मिल गया था, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बन गई थी इनकी। सेना जो है वो जनता के दबाव के आगे झुक गई है, तो काफी बाद में होता है। इससे पहले की स्टोरी देख लेते हैं, मैं इसको साथ के साथ ही रेस करते जा रही हूँ, अगर आप कहीं पर लिख रहे हैं तो आप साथ के साथ लिखते रहिए। तो यहाँ पर हुआ क्या था, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 4 दिन के बाद इन्होंने क्या किया, इस चीज को आगे बढ़ाते चले गए, किसको, स्ट्राइक को, और डिमांड्स रखी सरकार के सामने कुछ। तो लगभग 1 लाख जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरने लगे, धीरे धीरे करके संख्या बढ़ने लगी। और ये टाइम आ गया आपका 21 अप्रैल का। 21 अप्रैल को क्या हुआ, लोग 3 से 5 लाख जो लोग थे, इतने लोग जो थे वो सड़कों पर उतर आए अपने डिमांड्स को मनवाने के लिए। जो वहां के जो सुरक्षा बल थे उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कर्फ्यू भी लगा, कर्फ्यू तोड़ गए लोग, लेकिन वहां पर सिचुएशन कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रही थी। फाइनली इन्होंने क्या दिया, इन्होंने जो राजा है उसको अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि हमारे जो डिमांड्स हैं भाई उनको मान लो, नहीं तो हम जो है वो और ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं। 3 से 5 लाख तो हमारी, लगभग 5 लाख हम जनसंघर्ष के तौर पर, हम 5 लाख लोग तो लोग आंदोलनकारी तो है ही, हम और भी बुरी हालत कर देंगे, नहीं तो ऐसा है हमारी डिमांड्स को मान लो। तो राजा जो था वो डिमांड को मानने के लिए मजबूर हुआ। अब देख लेते हैं डिमांड्स क्या क्या थी इनकी लोगों की। इनका था संसद की बहाली। ठीक है, संसद का तो रोल ही नहीं होता राष्ट्रतंत्र में। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि जो सरकार है वो सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। ठीक है, सर्वदलीय सरकार बनाई जाए। और थर्ड इन्होंने क्या कहा, नई संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, नई संविधान सभा का गठन किया जाए, ये इन्होंने अपनी डिमांड रखी और अल्टीमेटम दे दिया। अब अल्टीमेटम की जो डेट थी वो क्या रखी गई, फाइनली ये रखी गई आपकी 24 अप्रैल। अल्टीमेटम की जो डेट थी, लास्ट डेट, वो रखी गई 24 अप्रैल। इन्होंने कहा भाई 24 अप्रैल तक जो हमारी डिमांड्स हैं माननी है तो मान लो, नहीं तो फिर बवाल करने वाले हैं यहाँ पर। तो राजा जो है बेचारा डर गया, उसने कहा कि भाई ठीक है, अब संघर्ष जब हो ही गया, आंदोलन जब इन्होंने शुरू कर ही दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। तो इन्होंने संसद को फिर से बहाल कर दिया, कई कानून पारित किए गए, जिससे क्या हुआ, राजा की जो शक्तियां थी उसको लिमिट कर दिया गया। यानी राजा के पास शक्तियां तो थी लेकिन मैक्सिमम पावर्स जो है वापस ले ली गई, क्योंकि
एसपीए जो है और माओवादी, इन दोनों के बीच में नई संविधान सभा को लेकर जो भी सिचुएशन थी वो सब हैंडल हो गई और इनके बीच में सहमति की स्थिति देखने को मिली एसपीए और माओवादियों के बीच में। ये हो गई बात। अब बात आती है कि अंतरिम सरकार का जो प्रधानमंत्री है वो किसको बनाया गया। भाई अब राजतंत्र तो हट गया है, मतलब राजा को, राजतंत्र तो है लेकिन पावर्स उतनी नहीं है राजा के पास, तो हमारे देश में रूल कैसे होगा, कौन देखेगा सब चीजों को। तो उसके लिए अंतरिम सरकार का जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किया गया गिरिजा प्रसाद कोइराला को। ठीक है, गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री उस वक्त का नियुक्त किया गया और उसको पावर दे दी गई। इसलिए कहा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाल के लोकतंत्र के लिए इसको दूसरा संघर्ष कहा जा सकता है ना। आ जाइए अब सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। ये कहते हैं कि नेपाल में जन संघर्ष का उद्देश्य क्या था। तो ये जो नेपाल है इसमें संघर्ष हुआ था, इसकी स्थापना, किस चीज की स्थापना करने के लिए, शासन व्यवस्था की, वो थी लोकतंत्र, जो कि हटा दिया गया था। तो वापस लाने के लिए लोकतंत्र जो है उसके लिए संघर्ष पूरा हुआ था। इस जो आंदोलन है इसने यह तय किया कि देश की जो राजनीति है उसकी स्थापना क्या होगी, मतलब कि जो सिस्टम होगा रूल करने का वो क्या होगा। तो यहाँ पे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि नेपाल में जनसंघर्ष क्यों हुआ। नेपाल में जनसंघर्ष हुआ लोकतंत्र को कायम करने के लिए, उसकी स्थापना के लिए, उसको वापस लाने के लिए। अब आती है दूसरी स्टोरी। तो लोगों का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, कितना प्रोसेस लगा होगा, लोगों को इकट्ठा किया होगा, उनको अपना प्लान समझाया होगा, डिमांड्स रखी, कितने सारे लोग मिले होंगे आपस में, समारोह तो नहीं बोलेंगे, मतलब कि उनकी मीटिंग्स हुई होंगी जगह जगह पर, पूरा का प्लान डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उन्होंने, तब जाके ये सक्सेसफुल हो पाया उनका आंदोलन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड स्टोरी की, जो कि है बोलीविया की। बोलीविया अभी हमने देखा था साउथ अमेरिका का एक देश है और यहाँ पर अगर इसकी कैपिटल की बात करें बोलीविया की, तो इसकी कैपिटल है सुक्रे। ठीक है, इसकी कैपिटल है सुक्रे। ये रहा बोलीविया। यहाँ चिले है, आप अर्जेंटीना देख सकते हैं, इधर ब्राजील देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से इन कंट्रीज के साथ इसकी बाउंड्रीज लगी हुई है। तो बोलीविया के जनसंघर्ष में एक सहयोगी और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग के लिए घेर लिया गया। और बोलीविया की अगर जनसंघर्ष की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो ये था इसकी एक विशेष नीति को चेंज करना। यानी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, उस यानी एक डिसीजन लिया सरकार ने कुछ, और लोगों के हित में नहीं था, तो लोगों ने उसके अगेंस्ट फिर संघर्ष किया, आंदोलन किया और उस पॉलिसी को इन्होंने चेंज करवा दिया। तो ये था इसका संघर्ष। अब हम बात करते हैं कि बोलीविया में क्या था। तो बोलीविया के जनसंघर्ष को कहा जाता है बोलीविया का जल युद्ध। बोलीविया का जल युद्ध, क्योंकि पानी की जो समस्या थी उसको लेकर यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। बोलीविया जो कि लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने सरकार पर दबाव बनाया, उसको कंट्रोल कर रखा था। तो वर्ल्ड बैंक जो है पॉलिसी बहुत सारी बनाता है, कंट्रीज को जब लोन वगैरह देता है या फिर उनकी हेल्प करता है, तो जो गवर्नमेंट होती है उसको उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। तो ये स्टोरी आपकी बोलीविया के कोचबम्बा एक शहर है उसकी। तो कोचबम्बा शहर में जो नगर पालिका है उसके पास राइट्स थे किसके, जलापूर्ति के। तो कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के राइट्स किसके पास थे, नगर पालिका के पास। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा गवर्नमेंट से कि ये जो राइट्स है ये नगर पालिका से वापस ले लिए जाएं। ठीक है, ये वापस ले लिए जाएं। तो गवर्नमेंट ने ये राइट्स नगर पालिका से लेकर किसको दे दिए, एमएनसी को दे दिए, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो थी उसको ये बेच दिए इसके राइट्स। यानी अब जलापूर्ति का जो अधिकार था कोचबम्बा शहर में वो नगर पालिका के पास ना होकर एक एमएनसी के हाथों में चला गया। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, अब उसके पास ये अधिकार चले गए उस शहर में जलापूर्ति करने का। यानी कह सकते हैं कि जो पानी है उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, यानी पानी का निजीकरण कर दिया गया। अब कोई पॉलिसी वगैरह नहीं थी, उनको कुछ भी कम बिल आने वाला नहीं था। तो एमएनसी ने यही किया, जल्दबाजी में जैसे ही उसके पास सारे के सारे राइट्स आए उसने बिल दे दिया, और बिल जो था वो 4 गुना बढ़ाकर दिया गया लोगों को। तो बहुत ज्यादा हालत खराब है लोगों की। क्यों? क्योंकि जहां पर लोग मंथली कमाई 5,000 रुपए रहे हो, वहां पे अगर 1,000 रुपए बिल आ जाए तो क्या होगा, उनको तो जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात यह कि जब सरकार ने पानी के राइट्स बेच दिए तो पता नहीं और कौन कौन से राइट्स बेचते सरकार, तो वो तो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे लोग। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसके अगेंस्ट एक आंदोलन करेंगे। तो सन 2000 की जनवरी में मानवाधिकारों के एक संगठन और बहुत सारे संगठन आए इसके साथ, उन्होंने आकार ग्रहण किया और शहर में 4 दिन की एक स्ट्राइक रखी। ठीक है, 4 दिन की स्ट्राइक रखी गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिमिलैरिटी की,
यहाँ पर भी क्या है, दोनों के पर्पस अलग है लेकिन सिचुएशन सेम है कि लोगों ने साथ दिया है ना, लोग आए एक साथ। तो यहाँ पर मानवाधिकारों का गठबंधन बना, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स का एक जो संगठन होता है उसने पहल की, और उसके बाद फिर और जो भी ग्रुप्स थे वो भी उसके साथ जुड़ते चले गए। ठीक है, इनमें श्रमिक ग्रुप भी शामिल था। नेक्स्ट, लगातार हमलों का दौर चला, सरकार ने बर्बरता को शून्य कर दिया। मतलब कि यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसको, ये बोलिविया का फ्लैग है ना, इसी पर ही रेज कर लेते हैं ना। चलिए स्लाइड मिल गई हमें, यहाँ देखते हैं। तो बोलिविया में क्या हुआ था, जल युद्ध था इसका, जनवरी में स्टार्ट हुआ था, जनवरी, ठीक है, स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको इतना खास सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद फिर जब काफी लोगों ने आंदोलन किया तो सरकार जो है वो बात करने के लिए तैयार तो हुई थी, लेकिन उसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो इन लोगों ने फिर से डिसाइड किया कि हम फिर से फेब में दोबारा से स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे इसको, आंदोलन को। तो उन्होंने फिर से शुरू किया, लेकिन जो पुलिस थी उसने फिर से इस आंदोलन को बर्बरता पूर्वक दबा दिया, यानी बहुत हमले किए और फिर लोगों को शांत बिठाने की कोशिश की ताकि ये युद्ध खत्म हो जाए, उनका जल युद्ध। तो लेकिन लोग नहीं माने। उसके बाद लोगों ने फिर से अप्रैल में जो ये आंदोलन था उनका, फिर से उसको एक तरीके से फिर से उन्होंने स्ट्राइक शुरू करी, और सरकार ने इसके अगेंस्ट क्या किया, उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या, मार्शल लॉ लागू कर दिया। और ये एक खतरनाक लॉ होता है जिसके अंदर बहुत सारी कह सकते हैं कि अलग ही या फिर इतने ज्यादा हार्ड डिसीजंस लिए जाते हैं कि लोगों को जेल भेज दिया जाता है और उनको आंदोलन नहीं करने दिया जाता है। एक तरीके से टफ पॉलिसी बना दी जाती है इस चीज को लेकर, दमन करने के लिए लोगों का। लेकिन जनता की ताकत बहुत ज्यादा थी और उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी को यानी उस कंपनी को जो कि अधिकार लिए हुए थी जलापूर्ति के, उसको वहां से भगा दिया, यानी कंपनी को इतना तंग कर दिया कि वो चली ही गई छोड़कर। तो सरकार ने जो है और फाइनली डिमांड्स जो थे लोगों की वो वापस से मान ली, और जो राइट्स थे जो कि नगर पालिका से लिए गए थे जलापूर्ति के, वो वापस से नगर पालिका को दे दिए गए। ठीक है, यानी वापस से नगर पालिका के पास जलापूर्ति के जो राइट्स थे, अधिकार थे, वो वापस दे दिए गए। इस तरीके से जो पुरानी पॉलिसी थी, जो पुराना तरीका था जलापूर्ति का, वही से लोगों ने फिर से अप्लाई करवा लिया सरकार पे दबाव बनाकर, है ना। तो इस युद्ध को बोलिविया का जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब बात आती है कि ये सब तो हुआ, लेकिन कुछ और चीजें भी यहाँ पर देखने को मिली, जैसे कि लोकतंत्र और जनसंघर्ष। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। लोकतंत्र जनसंघर्ष के माध्यम से इसका विकास होता है। ठीक है, ये बात एक्सेप्ट करने लायक है कि इसका विकास होता है, लेकिन कुछ एक जो चीज है वो आपको समझनी पड़ेगी इससे पहले। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। लोकतंत्र और जनसंघर्ष में सबसे पहले देखते हैं कि उद्देश्य क्या रहे। अगर हम बात करें नेपाल की और बोलिविया की, ठीक है, नेपाल की अगर हम बोलिविया की को कंपेयर करें तो इसमें क्या सिमिलैरिटी या फिर क्या चीज देखने को मिली। उद्देश्य की बात करें तो नेपाल में जो उद्देश्य था जनसंघर्ष का, वो था लोकतंत्र को वापस लाना, लोकतंत्र को स्टैब्लिश करना। और बोलिविया में जो था वो था सरकार की कोई खास नीति थी उसको चेंज करना, है ना। तो इसको तो सिर्फ चेंज लाना था नीति में, लेकिन इसको तो पूरा सिस्टम ही चेंज करना था। तो दोनों का जनसंघर्ष का आधार जो था वो अलग अलग था। दूसरी बात करें कि सिमिलैरिटी क्या क्या देखने को मिली, समानता क्या देखने को मिली। समानता ये देखने को मिली कि दोनों ही जगहों पर जो है लोकतांत्रिक कंट्री थी, पहली बात तो ये। और दूसरा ये है कि संघर्ष के लोगों को लामबंद किया गया, है ना, यानी लोगों को कलेक्ट किया गया दोनों ही जगह पर। अगर लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर इतनी ज्यादा सक्सेसफुल वहां पर चीजें नहीं हो पाती, है ना। संघर्ष देखने को मिला, संघर्ष में दोनों ही कंट्रीज में लोगों ने संघर्ष में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, पूरे तरीके से संघर्ष किया। लामबंद होने का मतलब होता है जब लोग होते हैं वो किसी पर्टिकुलर हित के लिए जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, यानी एक्सेप्ट कर लेते हैं, संगठन बना लेते हैं एक तरीके से, है ना। तो ये वाली चीज है, दोनों में ही संगठनों की भूमिका देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर एसपीए पार्टी थी नेपाल में, इसके अलावा माओवादी और कुछ एक संगठन भी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन इसमें जो पार्टी थी वो कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ संगठन देखने को मिला। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना।
चलिए, तो लोकतंत्र का जो जन संघर्ष के माध्यम से विकास होता है, कैसे होता है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक कंट्री अगर वहां पर लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे, पॉलिसीज को जो बना दी उसको फॉलो करते रहेंगे, तो ये सोच सकते हैं आप कि लोकतंत्र वहां पर स्वस्थ लोकतंत्र, हेल्थी लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पे लोगों को इतनी पावर नहीं है, उतने राइट्स नहीं है कि वो अपनी बात कह सके। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जा सके, लोगों के पास इतना राइट नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो यही आई कि जन संघर्ष के माध्यम से होता है कि लोकतंत्र में जन संघर्ष का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी और यहाँ पर टकराव की स्थिति देखने को मिलती है किसके बीच में, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पावर है यानी गवर्नमेंट, और जिनके पास डायरेक्ट सत्ता नहीं है ना। और ये आप कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर कोई संगठन हो सकते हैं, आम लोग हो सकते हैं, इनके बीच में टकराव देखने को मिलता है। और बात वही होती है, डिमांड करते हैं, यानी अपनी जो मांगे हैं वो मनवाने के लिए। दूसरा है लोकतंत्र संघर्ष का समाधान। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के माध्यम से होता है, यानी जब तक लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ये जो चीजें सक्सेसफुल नहीं होगी। देखिए, अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो वहां पर आपको बहुत बड़े तादाद में जन समर्थन देखने को मिला था, लेकिन सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिनको फर्क नहीं पड़ता था, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अगर सभी स्ट्रेटेजी के साथ, सपोर्ट के साथ और ठीक तरीके से काम होता तो वो और भी ज्यादा सक्सेसफुल एक विद्रोह बन सकता था, है ना। तो वही वाली बात है, हम हिस्ट्री से एग्जाम्पल ले सकते हैं। हिस्ट्री हमेशा आपको सिखाती है, आपने हिस्ट्री में कोई काम किया है, अगर उसकी वजह से कुछ गलत हुआ है आपके साथ तो आप उस चीज को हटा दें। अगर उसके साथ उसकी चीज की वजह से, हिस्ट्री की वजह से कुछ अच्छा हुआ है तो आप उसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री ही है जो लोकतांत्रिक देश बने। बहुत सारे देशों के लोकतांत्रिक शासन की वजह से काफी अच्छा माहौल रहा, तो इसीलिए जो देश नए नए आए थे, यानी जो बाद में आजाद हुए हैं, उन्होंने इस ही शासन व्यवस्था को अपनाने की बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जन समर्थन की बात करेंगे कि लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी बात बनने वाली नहीं है। इसमें एक चीज और आ जाती है आपके पास कि जो सपोर्ट है वो कई बार अगर सरकार बात नहीं मानती तो जो संगठन है उनको डायरेक्ट फिर उसमें आना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाइए। ऐसा संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन है। कई बार क्या होता है कि लामबंदी यानी जो लोग इकट्ठे होते हैं उसका आधार क्या होता है, राजनीतिक संगठन। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ जो आंदोलन है वो जनता के द्वारा खुद ही हो जाते हैं, यानी क्या कहते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन होते हैं। और कुछ में क्या होता है कि सबकी भागीदारी जरूरी होती है, तो ऐसे आंदोलन में सब लोग ही कूद पड़ते हैं। मतलब एक का फायदा है, मान लिया कोई रूल निकाला सरकार ने और लोगों को पसंद नहीं आया तो वो क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो लोग, अगर सब लोग धीरे धीरे नहीं जुड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो कुछ ऐसी हरकतें हो जाती है कि जनता खुद ही आ जाती है, खुद को रोक ही नहीं पाती है ना। उनको संगठित करने के लिए कई बार क्या होता है, कुछ एक ग्रुप्स भी होते हैं जिनको हम हित समूह या फिर प्रेशर ग्रुप्स भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार संगठित करने का काम करते हैं लोगों को, है ना। तो संगठित राजनीति की अगर हम बात करें तो वो इन्हीं चीजों के माध्यम से होती है, या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है या फिर कोई प्रेशर ग्रुप होता है ना, या फिर कोई और आंदोलनकारी समूह भी हो सकता है। इनके माध्यम से क्या होता है, संघर्ष देखने को आपको मिलता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये वही वाली बात हो गई, यानी कि प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बोला था। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल है कर्नाटक से। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिए। कर्नाटक में ये बात है आपकी कब की, 1984 की। तो कर्नाटक ने क्या किया था, एक कह सकते कंपनी बनाई थी जिसका नाम क्या था, कर्नाटक लिमिटेड, कर्नाटका पल्पवुड लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी बनाई थी और इस कंपनी को कुछ जमीन दे दी गई थी। ठीक है, लगभग कितनी जमीन दे दी गई थी, 30,000 हेक्टेयर। ठीक है, 30,000 हेक्टेयर जमीन दे दी गई थी और कितने टाइम के लिए, लगभग 40 सालों के लिए इसको जमीन दे दी गई थी। और कोई पैसा चार्ज नहीं किया गया था, मतलब कि फ्री में एकदम ये जमीन दे दी गई थी। उठाया एक जमीन, इतने हेक्टेयर जमीन उठाई और उसको अलॉट कर दी गई, दे दी गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो लोग थे, जो इस जमीन का यूज कर रहे थे लोग,
वो मेनली किस चीज के लिए यूज कर रहे थे, या कह सकते हैं जो किसान थे वो इस जमीन का यूज कर रहे थे एक चारागाह के तौर पर, ठीक है, चारागाह के तौर पर, यानी जो पशुओं को लाके चारा वगैरह खिला देते हैं ना, उस तरीके से उनको पशुओं को ले जाकर वहां पर चारा खिलाया करते थे। तो ये जमीन उनके हाथ से तो चली गई थी, और यहाँ पर क्या और चीजें हो रही थी, यहाँ पर एक और ट्री लगाने की बात की गई थी जो कि था आपका यूकेलिप्टस, है ना। यूकेलिप्टस का जो ट्री होता है ये बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उस जगह की जो शक्ति होती है, मिट्टी की शक्तियां उनको नष्ट कर देता है, एक तरीके से कह सकते हैं उपजाऊ कम रह जाती है। तो इसको लगाने की बात की जा रही थी, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करने जब बात नहीं बनी, क्योंकि कागज बनाना होता है इस पेड़ के माध्यम से, तो लोगों ने इसका विरोध किया। और 1987 में, कब, 1987 में एक आंदोलन चलाया उन्होंने, जिसको बोला जाता है तोड़ो और रोपो आंदोलन, तोड़ो और रोपो आंदोलन। और इसको अगर किसी दूसरी भाषा में बोला जाए कर्नाटक में, तो ये था आपका कित्तिको हिक्चिको आंदोलन, कित्तिको हिक्चिको आंदोलन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कित्तिको हिक्चिको आंदोलन कौन से स्टेट से रिलेटेड था, कर्नाटक से, और किस लिए था, तोड़ो और रोबो आंदोलन भी इसको कहा जाता है। इनमें क्या था, पुराने पेड़ उखाड़कर नए अपने ऐसे पौधे लगाओ जो कि तुम्हारे हिसाब से सही है ना, जिनसे तुमको फायदा मिले। तो पेड़ तोड़कर, यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़कर उनकी जगह पे नए पेड़ लगाने की बात की गई थी जनता द्वारा। तो यही था आपका कित्तिको हिक्चिको आंदोलन, जो कि चला था 1987 में, 1987 में। और ये स्टोरी शुरू कहां से हुई थी, 1984 में। कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी थी जिसको 30,000 हेक्टेयर जमीन दे दी गई थी 40 साल के लिए। तो वहां के जो किसान थे वो जमीन का यूज चारागाह के तौर पर करते थे। इसके अलावा यूकेलिप्टस के ट्री लगाने के लिए भी सरकार ने बोल दिया था, कागज बनाने के लिए यूज होता है इसका। तो वहां के जो लोकल थे, जो किसान थे, उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, और उन्होंने तोड़ो और रोपो नाम का, यानी कित्तिको हिक्चिको नाम का एक आंदोलन चलाया 1987 में, जिसका मेन पर्पस था यहाँ के जो बोए गए पेड़ है यूकेलिप्टस के, इनको हटाओ और उसकी जगह पे अपने तरफ से जो हमारे लिए सही है वो पेड़ लगाओ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर लामबंदी और समूह, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लामबंदी और संगठन। कई बार लामबंदी को आप क्या बोल लेते हैं, मोर्चाबंदी भी कह देते हैं। इसमें इसके सिनोनिम के तौर पे आप इस वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, मोर्चाबंदी, ठीक है। तो ये क्या होता है मोर्चाबंदी, ये देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। आपको पता है कि नेपाल और बोलीविया दोनों ही जगहों पर अलग अलग तरीके से संघर्ष हुआ, है ना। वहां पे पॉलिटिकल पार्टी थी और दूसरी जगह पर क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो नेपाल की अगर हम बात करें, ऐसे कंपेयर कर लेते हैं दोनों ही जगहों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल में एसपीए नाम का एक ग्रुप था, है ना, जिसको आप सप्तदलीय गठबंधन भी कहते हैं। इसमें और कौन कौन सी पार्टी ऐड होती चली गई थी, ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपका बहुत जरूरी है। एसपीए के साथ और कौन कनेक्ट हुआ, ये था आपका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी। जो हमने माओवादी पार्टी की बात करी थी ना, ये वही वाली पार्टी है, माओवादी पार्टी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भी ऐड हुई थी एसपीए के साथ, है ना। इसके अलावा कुछ एक संगठन भी जुड़ गए थे, जैसे कि बड़े मजदूर संगठन भी जुड़ गए थे, है ना। साथ में मूलवासी संगठन भी जुड़ गए थे, जो चाहते थे लोकतंत्र लाना। इसके अलावा कुछ एक शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता, ये भी संगठन जुड़ गए थे। मतलब छोटे बड़े सारे संगठन साथ में जुड़ गए थे। मेन तो यही था एसपीए और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन ये छोटे छोटे जो ग्रुप थे इन्होंने भी इसको काफी सपोर्ट किया, तभी जाके तो ये बड़ा जन समर्थन इसको मिला। दूसरी हम बात करेंगे बोलीविया की। अगर हम बोलीविया की बात करें तो वहां पर जो जल युद्ध था वो किसको लेकर था, पानी के निजीकरण को लेकर, ठीक है। एक पॉलिसी थी उसको चेंज करने को लेकर। यहाँ पे जो लीडरशिप थी वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, यहाँ पर लीडरशिप के लिए यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था FEDECOR, फेडकोर, ठीक है। ये फेडकोर नाम का एक संगठन था जिसने कि लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। और इस संगठन में कौन कौन शामिल थे, इसमें शामिल थे इंजीनियर शामिल थे, इसमें पर्यावरणविद शामिल थे, इसके अलावा स्थानीय जो कामकाजी लोग हैं वो भी इसमें शामिल
थे, ठीक है, उनका ग्रुप था। इसके अलावा मजदूर संगठन थे, और कोच बम्बा विश्वविद्यालय के, कोच बम्बा में ही तो हुआ था ना ये जनसंघर्ष, तो कोच बम्बा विश्वविद्यालय के छात्र जो थे वो भी उसमें शामिल थे। इसके अलावा वहीं के कोच बम्बा शहर के ही जो बेघर लोग थे, बेघर बच्चे थे, ये सबको भी इनका सपोर्ट मिला था, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है कि और कौन शामिल था बोलीविया में, इन सबके अलावा सोशलिस्ट पार्टी भी थी एक, उसने भी सपोर्ट किया था काफी। यहाँ पर मेनली पार्टी नहीं थी जैसे एसपी थी नेपाल में, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी ने भी सपोर्ट किया था इस आंदोलन का। और इसी वजह से जब 2006 में वहां पर इलेक्शंस हुए थे, कोच बम्बा बोलीविया में जब इलेक्शंस हुए थे, तो वहां पर जो सोशलिस्ट पार्टी है उसने ही गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है, इसी पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी। अब होता क्या है, अब इंडिया में देख लो, किसी भी कंट्री में देख लो, जब भी देश में कुछ एक चीज हो जाती है, आंदोलन हो जाता है, तो बहुत सारे जो अपोजिशन वाले हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो भी सपोर्ट करने लग जाते हैं आंदोलनकारियों को। तो ऐसा ही हुआ था 2006 में, सोशलिस्ट पार्टी ने क्योंकि उस टाइम पे सपोर्ट किया था उन लोगों को, इसलिए इलेक्शंस में जो गवर्नमेंट बनी थी वो इन्हीं की बनी थी, फिर है ना, इन्हीं की गवर्नमेंट देखने को मिली थी। तो ये बहुत ही एक बड़ा एक फैक्टर हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक की चैप्टर समझ में आ चुका है अच्छे से। बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कुछ एक और चीजों को, ठीक है। और लामबंदी वाला शब्द है, आपको अगर उसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि लामबंदी का मतलब क्या होता है कि जब लोग संगठित होने लगते हैं, इसको मोबिलाइजेशन भी कह सकते हैं, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल देखे हैं, नेपाल का और बोलीविया का। अब इनसे हमें क्या पता चला, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स से हमें क्या पता चला कि हमें ये पता चला कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है या फिर डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सिस्टम होता है, उसमें संघर्ष करने के पीछे या फिर मूवमेंट करने के जो पीछे बहुत सारे संगठन जो होते हैं वो शामिल होते हैं। जन संघर्ष, जन समर्थन कब मिलेगा, जब कोई संगठन होगा, यानी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो सारी चीजों को मैनेज करे। तो संगठन के हम रूप अगर देखें तो यहाँ पर दो तरीके से हम उसको देख सकते हैं, यानी लोग जो जुड़ते हैं वो किस तरीके से जुड़ते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला यहाँ पर फर्स्ट टाइप जो हम देखेंगे वो क्या रहेगा, ये रहेगा आपका प्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से जो पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो संगठन बनाने का प्रत्यक्ष तरीका अगर हम देखें तो वो क्या होता है, आपने देखा है कि डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिसीजंस ले जाते हैं, उन डिसीजंस पर अगर गलत डिसीजन लिए गए हैं तो उन पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आएगी ही, है ना। तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि प्रत्यक्ष भागीदारी किसकी होती है राजनीति में, ये होगा आपका इलेक्शंस के थ्रू। तो इलेक्शंस जो है ये आपका प्रत्यक्ष भागीदारी या फिर प्रत्यक्ष तरीका माना जाता है। और इसमें क्या होता है, नागरिक कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, उनके पास, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका तो होता नहीं है डायरेक्टली सरकार में जाने का, तो वोट के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, राजनीति में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका राजनीति में क्या रोल है, या फिर जब भी आपकी राइट्स की बात की जाती है तो सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल इक्वालिटी की जब बात होती है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी में आपसे बोला जाता है कि क्योंकि मेरे पास राइट टू वोट है तो इसलिए मैं पॉलिटिकली इक्वल हूं, यानी पॉलिटिकली मेरे पास जो राइट मिलना चाहिए, राइट टू वोट, वो मेरे पास है ना। तो हमारा जो पार्टिसिपेशन होता है आम लोगों का, आम नागरिकों का, वो वोट देने के थ्रू हो जाता है। तो प्रत्यक्ष भागीदारी आपकी राजनीति में संगठन के तौर पर ऐसे होती है। दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष तरीका। अप्रत्यक्ष तरीका यानी इनडायरेक्ट तरीके से आप क्या करते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से आप कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, डिमांड्स रखते हैं, और डिमांड्स रखने के लिए क्या होता है, संगठन बनते हैं, और उन संगठनों में प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, यानी हित समूह, और इसके अलावा मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं। तो ये जो दोनों ही चीजें हैं ये अलग अलग हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं सेम है पर कुछ तरीकों में अलग हैं। जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो अपने एक, सभी का अलग अपना हित होता है। जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स में अलग अलग तरीके के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वकीलों के अलग, टीचर्स के अलग, या फिर एम्प्लॉयज के अलग। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी अपनी स्पेशल कह सकते हैं कि अपनी स्पेशल एरिया को कवर करते हैं, अपने डिमांड्स को। लेकिन आंदोलन जो होता है वो बड़े रूप में होता है,
ठीक है, वो एक बड़े स्केल पर आपको देखने को मिलता है। और ये जो है ये संगठित उस तरीके से नहीं होता जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ग्रुपिज्म नहीं होता जब आंदोलन की बात होती है, ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप का काम करते हैं। ठीक है, अब दबाव समूह को एक बार देख लेते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं। दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स लोगों का ऐसा समूह जो सरकार के सदस्यों को प्रभावित करता है, जैसे कि अखिल भारतीय किसान संघ या फिर अखिल भारतीय व्यापार मंडल। एक आंदोलन जो होता है वो क्या होता है, ये एक चुनावी प्रतिस्पर्धा में सीधे भाग लेने की बजाय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीति समूह वर्सेस अगर हम प्रेशर ग्रुप देखें तो यही बात होती है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो तो रूल करने का काम करती है और इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, यानी इलेक्शंस कराए जाते हैं। लेकिन इन प्रेशर ग्रुप्स को इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, इनको सत्ता हासिल करना इनका लक्ष्य नहीं होता, इनको सत्ता हासिल करने की जरूरत नहीं होती, इनको तो सिर्फ पॉलिसी चेंज करवानी होती है और प्रभाव डालना होता है और अपनी मांगे मनवानी होती है। ठीक है, तो जो हित समूह के बजाय लोगों की सहज भूमिका, सामूहिक भूमिका पर निर्भर करता है। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन हुआ था, इसके अलावा शराब विरोधी आंदोलन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सूचना का अधिकार कौन से ईयर में आया था। ठीक है, महिला और पर्यावरण आंदोलन, तो ये सारे कुछ ऐसे ही टाइप्स हैं। इसके अलावा फैटकोर की अगर हम बात करें, जिसमें हमने अभी बोलीविया में फैटकोर जो था उससे रिलेटेड, तो बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व करने वाला ये संगठन, इसमें कौन कौन शामिल था, इंजीनियर, पर्यावरणविद, स्थानीय कामकाजी लोग। इस संगठन को किसानों के संघ, कारखाने के संगठन के, विश्वविद्यालय के छात्रों और शहर में मजबूत प्रशिक्षण का भी सहारा मिला था। ये छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका इनको हेल्प मिली थी फेडकोर को। ठीक है, फेडकोर तो मेन था, लेकिन इसके साथ और भी छोटे छोटे ग्रुप जुड़े थे, तो इसकी जो संख्या है लोगों की काफी ज्यादा फिर बढ़ गई थी। तो ये भी आपको चीज समझ में आ गई है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लोकतंत्र जो था, सॉरी नेपाल जो था वो लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन के नाम से जाना जाता था, और बोलीविया जो है उससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हुआ था, जल युद्ध हुआ था। ठीक है, पानी के प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट देखने को मिला चीजें। नेक्स्ट चलते हैं अब हम आगे, इसमें आपको क्या करना है देख लीजिए। लामबंदी और संगठन में देखिए, यहाँ पर राजनीतिक दल प्रत्यक्ष साझेदार होते हैं, पूरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं, इनका विस्तार क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होता है, इनका जो लक्ष्य होता है वो लंबी अवधि वाला होता है। जबकि जो दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, ये प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते, और इनका जो नवीनीकृत, मतलब इनका जो काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, पॉलिटिकल पार्टी जैसा नहीं होता। इनका प्रभाव सीमित होता है, लक्ष्य जो है छोटा और एक अवधि वाला होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आंदोलन छेड़ा अगर और उसमें पार्टिसिपेट करने गए हैं लोग तो वो एक अवधि तक करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास एक अवधि होती है ना, कि इतने टाइम तक वो रूल करना है, या फिर एक पॉलिटिकल ग्रुप है तो वो तो हमेशा चलता ही रहेगा और इलेक्शंस के लिए काम करता ही रहेगा, सरकार बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका वर्ग विशेष से संबंधित। ठीक है, वर्ग विशेष से संबंधित आपके प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं आपके जन सामान्य से रिलेटेड प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, जन सामान्य से रिलेटेड आपके प्रेशर ग्रुप्स, यानी हित समूह। प्रेशर ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं, हित समूह, प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, इनका हम रोल देखेंगे सही तरीके से, इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। वर्ग विशेष वाला और जन सामान्य वाला, इनके बीच में डिफरेंस। तो पहली बात तो ये होती है, जो वर्ग विशेष वाले प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो किसी खास समूह को टारगेट करते हैं। ठीक है, वो किसी खास समूह या समुदाय के लिए होते हैं। जैसे कि हम बात करें तो मजदूर संगठन हो गए आपके, या फिर व्यापारी संगठन हो गए, वकीलों के संगठन हो गए, किसी भी और ट्रेड जो है को फॉलो करने वाले हैं उनको हो गए, या किसी पर्टिकुलर धर्म से या फिर पर्टिकुलर जाति से रिलेटेड आपके वर्ग हो गए। ठीक है, यानी उनके भले के लिए काम करना है, इनका जो टारगेट है वो इन्हीं के भले के लिए काम करना है बेसिकली। दूसरा है उद्देश्य, अपने सदस्यों को देखना है। ठीक है, अपने सदस्यों का कल्याण करना है, इसमें शामिल है। अगर हम जन आंदोलन की बात करें तो ये सर्वमान्य हित की बात करते हैं। किसकी? सर्वमान्य हित, यानी इसमें सबका हित हो।
इसमें किसी एक पर्टिकुलर समुदाय, धर्म, जाति के लोगों की बात नहीं होती। जो सामान्य के लिए प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं वो बड़े लेवल पे काम करने के लिए बनते हैं, सबके लिए काम करने के लिए बनते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल आपने अभी देखा, फेडकोर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फेडकोर क्या था, तो ये एक जन सामान्य से संबंधित एक प्रेशर ग्रुप था जिसका पर्पस था सभी के लिए काम करना। और ये कहां पर था? बोलीविया में था। दूसरा अगर हम बात करें मानवाधिकार ग्रुप, ये आपको दोनों ही जगह पर देखने को मिले। ये आपको नेपाल में देखने को मिला था, उसने भी सपोर्ट किया था एसपीए के साथ। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अगर हम बात कर लड़ने वाले जो ग्रुप होंगे वो भी सर्वमान्य हित को देखने के वाले ही ग्रुप होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एक ग्रुप्स होते हैं जो कि बामसेफ एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। बामसेफ, BAMCEF। एग्जाम में पूछ लिया जाए इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय। एक एग्जाम्पल है कि ये एक ग्रुप था बामसेफ जिसने कि अपने एम्प्लॉयज, जातिगत जो भेदभाव है उसके अगेंस्ट जाने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। और इसने अपने इन कर्मचारियों के लिए भेदभाव के अगेंस्ट जो ये ग्रुप बना था, इसका कहीं भी जातिगत भेदभाव हो रहा हो उसके भी साथ में खड़ा हो जाया करता था, है ना। यानी इसका जो मेन पर्पस था वो था सामाजिक न्याय और समानता। तो बामसेफ जो था इसका पर्पस क्या था? सामाजिक न्याय लाना और समानता लाना। तो आई होप आपको ये चीज में बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कुछ और चीजें। ठीक है, आंदोलनकारी समूह की अगर हम बात करें, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है। दबाव समूह से रिलेटेड आपको सारी चीजें पता है। नेपाल और बोलीविया के जनसंघर्षों में असंगतियां और असुविधाएं, ये दोनों ही लोकतांत्रिक आंदोलन थे, आपको पता ही है। दोनों में संघर्ष सफल रहा था। ये दोनों ही पूरे देश के लोकतंत्रवादियों के लिए एक प्रेरणा है, यानी पूरे विश्व के लिए, वर्ल्ड लेवल पर अगर इनकी स्टोरीज देखेंगे तो औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। ये दोनों ही राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण है। नेपाल में संघर्ष देश की राजनीति के आधार पर संबंधित था, जबकि बोलीविया का संघर्ष एक विशेष नीति। ये आपको बार बार इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए चीजों के बारे में। यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको जो कराया था ये वही है। अनुभागीय रुचि समूह जनित, समूह जो होता है उनका उद्देश्य समाज के किसी विशेष वर्ग या समुदाय के हितों को बढ़ावा देना होता है और अपने सदस्यों के अलावा अन्य समूह की मदद करना है। वे समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि व्यापार संघ। जबकि जो दूसरा होता है ये मुख्य चिंतन के सदस्यों की बेहतरी की भलाई के लिए होती है, ना कि सामान्य रूप से। जबकि जो दूसरा वाला जो ग्रुप होता है उसका क्या होता है? सार्वजनिक हित समूह जो होता है वो सभी के बारे में बात करता है। बोलीविया का जो फेडकोर है। अब है कुछ उदाहरणों में एक सार्वजनिक हित समूह के सदस्य एक ऐसी गतिविधि करते हैं जिनसे उनके साथ दूसरों का भी भला हो, जैसे कि बामसेफ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एक सार्वजनिक हित समूह जो कि दूसरों के भले के लिए भी बात करता है, क्या वो बामसेफ है? तो ये बोला जाएगा कि हाँ, बामसेफ इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो बोलीविया का जो फेडकोर था इसने क्या किया था, क्योंकि एक कंपनी ने एक पर्टिकुलर जगह को टारगेट किया था तो वहां के लिए भलाई के लिए काम किया था, इसलिए उसको एक अच्छा संगठन के तौर पर देखा गया। और इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी आपको ध्यान रखनी, जो कि नेक्स्ट इलेक्शंस में बोलीविया में गवर्नमेंट बनाई थी उसने, है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे दबाव समूह के बारे में कि दबाव समूह और आंदोलन इनके बीच में क्या रिलेशन देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे आपको एक और नाम ध्यान रखना है, NAPM। NAPM इसका मतलब होता है नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, ये कैसा संगठन था? ये ऐसा संगठन था जिसने कि आंदोलन में हेल्प की थी, संघर्षों में मदद की थी, और जहां भी जन आंदोलन की बात होती है वहां पे भी काम करने, उसको भी ठीक से आगे उस आंदोलन को भी ठीक से आगे बढ़ाने का ये काम करता है NAPM। ये एक ऐसा संगठन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो दबाव समूह है, आंदोलनकारी समूह जो होते हैं वो किस किस तरीके से बटे हुए होते हैं, कैसे देखते हैं। पहली बात तो ये होती है ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, आपको भी बताया था लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, ऐसा नहीं हमेशा से ही आंदोलन हुआ एक पर्टिकुलर टाइम तक और फिर ये खत्म। तो लिमिटेड टाइम का इनका लक्ष्य होता है, आप ये कह सकते हैं कि इनका लक्ष्य क्या होता है, लिमिटेड टाइम का होता है। दूसरा है ये सार्वभौमिक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। तीसरा है इसमें जैसे कि नेपाल में लोकतंत्र को स्टैब्लिश करने के लिए ये आंदोलन छिड़ा था। इसके अलावा आपने बहुत सारे और भी देखे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ या फिर ये सब चीजें हुई। अब ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये इसी का ही ऐसा एग्जाम्पल है। ये बेसिकली किस चीज के लिए था, सरदार सरोवर बांध, इसके अगेंस्ट था ये, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो बना उसके अगेंस्ट ये नर्मदा बचाओ आंदोलन लाया गया था और इसमें यही कहा गया था कि हम इस बांध के बनने से क्या है, लोग विस्थापित हो जाएंगे, यानी उनको वहां से जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इस विस्थापन को रोकने के लिए और ये बोला गया था कि इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, इस बांध के विकास से, इस बांध के आने से, बनने से लोगों का कोई भी विकास होने वाला नहीं है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, है ना। इसलिए ये भी कुछ एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी। इसके अलावा कुछ पर्यावरण आंदोलन है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कुछ एक लिमिटेड उसमें हुआ था, पर्यावरण आंदोलन हुआ एक टाइम के लिए, कोई डिमांड है उसको रखा और फिर खत्म हुआ कुछ टाइम के लिए। ऐसे ही महिला आंदोलन है, इसी विशेष मुद्दे पर आधारित है, ठीक है, जिनमें से कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे कि पर्यावरण या फिर महिला से रिलेटेड आंदोलन, यानी कि फेमिनिज्म के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ आंदोलन हो जाते हैं। यहां पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट है अगर जो संगठन है अगर वो नहीं बनाया गया किसी आंदोलन के लिए तो वो जो आंदोलन है काफी ढीला ढाला सा रहता है, उसमें कोई चीज नहीं हो पाती। ऐसे हमने देखा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। NAPM ये एक तरीके का क्या है, संगठन है जिसकी फुल फॉर्म क्या है, अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये आपका नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। अब ये जो है इसको बोला जाता है NAPM, ये ऐसा ही एक संगठन है। बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं उन पे संघर्ष चल रहा होता है, आंदोलन चल रहा होता है, तो इस संगठन के ही सब वो सारे घटक हो सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से ऑर्गेनाइज करने का ये काम करता है NAPM, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम दबाव समूह से रिलेटेड कि किस तरीके से दबाव समूह जो है, कि किस तरीके से दबाव समूह जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को प्रभावित करते हैं, उन पर प्रभाव डालते हैं। तो कई तरीके होते हैं प्रभाव डालने के। पहला तरीका क्या है इनका, पहला तरीका है जनता द्वारा क्या किया जाता है, समर्थन लिया जाता है। तो जनता जो है अगर वो समर्थन करती है किसी आंदोलन का तो वो सक्सेसफुल हो जाता है और ये नीतियों को प्रभावित करता है, सरकार की पॉलिटिकल पार्टीज ने जो नीति बनाई है उनको प्रभावित करता है। दूसरा है आपका हड़ताल करना, मेनली पर्पस ये रहता है दबाव समूह का कि हड़ताल के माध्यम से सरकार को प्रभावित किया जाए, उसकी नीतियों को प्रभावित किया जाए। नेक्स्ट है आपका लॉबिस्ट नियुक्त करना और विज्ञापन के प्रचार द्वारा भी ये चीजें पॉसिबल की जाती हैं, ठीक है। अगर हम व्यवसायिक समूह की बात करें तो वो अक्सर क्या करते हैं, लॉबिस्ट जो होते हैं उनको नियुक्त कर देते हैं, यानी या फिर क्या करते हैं कि महंगे विज्ञापन बनवाते हैं और उनके थ्रू जो है चीजों को प्रमोट करते हैं उनको, ठीक है, उसका विज्ञापन का प्रायोजन करते हैं और फिर उसी के थ्रू आगे इनकी पॉलिसीज, उनकी जो भी स्ट्रेटेजी होती है वो चलती रहती है। तो दबाव समूह के तौर पर आप कह सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से सरकार को प्रभावित जरूर करते हैं, है ना। इनडायरेक्ट तरीके से सरकार पर प्रभाव बनाकर रखते हैं, उनकी पॉलिसीज को चेंज करने के लिए उन पर पूरे तरीके से आंदोलन और संघर्षों का दबाव बनाया जाता है। क्योंकि इनकी भी अगर हम बात करें प्रेशर ग्रुप्स की तो इनके भी अपनी एक पॉलिटिकल विचारधारा हो सकती है ना, जिसके माध्यम से काम करते हैं। तभी तो अगर
कोई विचारधारा नहीं होगी तो फिर जो सरकार कानून बनाएगी या फिर कोई पॉलिसी लाएगी उसको ये एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या दबाव समूह और जो ये चीजें होती हैं ये एक जैसी होती हैं, मतलब कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, ये अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। तो अगला टॉपिक यही है कि दबाव समूह जो होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, दबाव समूह और पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल जो होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो दबाव समूह है वो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही बनाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही बनाया जाता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जिनकी जो विचारधारा होती है वो किसी राजनीतिक दल, किसी खास राजनीतिक दल से रिलेट करती है, और वही आगे चलकर कोई मजदूर संगठन हो गया उसमें भी वही विचारधारा देखने को मिलेगी, छात्र संगठन हुआ उसमें भी सेम विचारधारा देखने को मिलेगी। तो दबाव समूह जो है वो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बना दिए जाते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे दबाव समूह होते हैं जिनका जो निर्माण है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। तभी तो जो ये दबाव ग्रुप वाले जो लोग होते हैं ये डरते नहीं है किसी से, क्योंकि इनका कनेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज से, उन लोगों से, है ना। तो इसलिए ज्यादा एक तरीके से प्रभाव भी डाल देते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये है कि कई बार क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी शाखा के रूप में कार्य करते हैं, है ना, समझे आप। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी एक ब्रांच हो गई, उसी के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कुछ दबाव समूह तो बनाए ही पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जाते हैं, और कुछ होते हैं कि उनकी एक ब्रांच के रूप में काम करते हैं, यानी थोड़ा बहुत रिलेशन उनसे होता है। जैसे कि कोई मजदूर संगठन हो गया, छात्र संगठन हो गया, वो पूरा पूरा सपोर्ट रखते हैं इन पॉलिटिकल दलों के साथ, है ना। तभी तो उनको फायदा मिल जाता है इस चीज का। नेक्स्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कोई आंदोलन होता है और उस आंदोलन के बाद वो क्या बन जाता है, पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल। इंडिया में आप बहुत जगह देखेंगे ये सब चीजें, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आंदोलन देखने को मिला था असम में, असम आंदोलन हुआ था, अगर आपको पढ़ा है चैप्टर तो। असम आंदोलन जो कि विदेशी लोगों को के विरुद्ध था, विदेशी लोगों के विरुद्ध था ये आंदोलन। और आगे चलकर ये जो असम आंदोलन है इसने एक पार्टी का रूप ले लिया, और इससे कौन सी पार्टी बनी, असम गण परिषद। असम गण परिषद ये एक पार्टी का नाम है। तो पहले एक आंदोलन हुआ और वो आंदोलन इतना सक्सेसफुल हुआ, लोग इतने जुड़े कि उनको एक बड़ी पहचान मिल गई, और ये बड़ी पहचान के माध्यम से इन्होंने उसका एक प्रेशर ग्रुप से पार्टी का रूप धारण कर लिया, और इस पार्टी का नाम क्या है, असम गण परिषद। नेक्स्ट है एक ऐसा एक एग्जांपल है, 1930 के से 40 के बीच में समाज सुधार आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन। और ये कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है तमिलनाडु की। ठीक है, तमिलनाडु की ये बात हो रही है। तो इसी के थ्रू लोगों को बहुत सपोर्ट मिला, जो ग्रुप्स बने थे उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, इतना ज्यादा सपोर्ट मिला कि वो पॉलिटिकल पार्टी ही बन गई, जैसे कि डीएमके और AIADMK। ठीक है, ये कुछ ऐसी पार्टीज हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे छोटा जब सपोर्ट मिलता है और वो धीरे बढ़ता चला जाता है सपोर्ट, और उसके बाद फिर वो एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप धारण कर लिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ज्यादातर इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। वैसे तो देखा जाए तो रिलेशन होता है, कई बार क्या होता है एक ब्रांच के रूप में काम करती है, कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट बना ही दी जाते हैं दबाव समूह राजनीतिक दल द्वारा, कई बार एक आंदोलन के बाद एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी निकल के आती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, जैसे कि परस्पर विरोधी ही पक्ष हैं, आपको पता ही है विरोधी पक्ष हैं एक दूसरे से, पॉलिटिकल पार्टी अलग है और प्रेशर ग्रुप अलग है, एक दूसरे के हमेशा अगेंस्ट रहते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है विरोधी पक्ष हैं, लेकिन इनमें एक चीज रहती है कि इनमें संवाद चलता रहता है,
ठीक है, संवाद चलेगा तभी तो बात बनेगी। इसके अलावा बातचीत होती है, उससे सुलह जो है यानी कि प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बातचीत लगातार देखने को मिलती है। नए नेता बढ़ते रहते हैं राजनीतिक दलों में और पॉलिटिकल पार्टी से ही लोग दबाव समूह में आ जाते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। पर मेनली ये देखने को मिलता है कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी से आ जाते हैं और दबाव समूह के अंदर लोग, ताकि उनका थोड़ा सा दबदबा भी बना रहे। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर ज्यादातर चीजें आपको कवर करा दी हैं, कुछ भी चीजें यहाँ पर नहीं बची हैं। और लास्ट में यही है कि लास्ट पॉइंट जो कहता है वो यही है कि इनका रोल क्या है, प्रेशर ग्रुप्स का, इन सब चीजों का। तो सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है उसको सबके लिए काम करने की, लेकिन जो प्रेशर ग्रुप्स है उसके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। जो पॉलिटिकल ग्रुप है उसको हमारे लिए नीति कानून बनाने होते हैं, लेकिन प्रेशर ग्रुप के ऊपर ये जिम्मेदारी भी नहीं होती है। लेकिन अगर दोनों ही चीजें अपने अपने, दोनों ही जो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, या फिर प्रेशर ग्रुप्स या फिर आंदोलनकारी कोई ग्रुप, अगर वो बैलेंस बना के रखेंगे तो लोगों के लिए सबका हित ही इसमें देखने को मिलेगा, है ना। मेनली तो लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, लेकिन जब लोग प्रॉब्लम कैसे बताएंगे, या तो आंदोलन के थ्रू, और आंदोलन से पहले एक और चीज आती है वार्ता का दौर। जब लोग हड़ताल पे बैठते हैं तो वो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, वो विद्रोह नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हड़ताल पे बैठे हैं लोगों से, लोग और अपनी सरकार से कोई बात कहना चाहते हैं। अगर सरकार मानती नहीं है तब जाके आंदोलन का वो चीज रूप ले लेती है ना। तो यहाँ पर वर्ग विशेष ही जो हित समूह है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कह सकते हैं कि इनका अगर एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है इन सभी तरीके के ग्रुप्स का, तो जो हमारी लोकतंत्र है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए तो वही वाली बात है ना, सब एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, कोई भी इंसान खुद से नहीं सोचता कि वो भी कहाँ पर गलत है ना। तो पहले तो इंसान को खुद ही सुधरना पड़ेगा, तभी जाकर वो दूसरों को बोल सकता है कि सरकार गलत है। चलिए ठीक है, अब इतनी क्लास ही हो गई, और मुझे लगता है कि मैंने आपको जो सारा का सारा ये टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, और बिल्कुल डीपली समझाने की कोशिश की है। कोशिश यही रही कि इसमें से एक भी पॉइंट आपका ना छूटने पाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, काफी मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।